Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to new chapter electromagnetic induction. This topic is very important with the competition point of view. सीबीएसई के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, आप देखोगे कि काफी सारे क्वेश्चंस इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी सारे चैप्टर से लिंक हो जाते हैं। तो इस वजह से चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है अपने आप में। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है जहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो हमने कंसिडर किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर आपको पता होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, विच टर्न्स टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। सो क्या होता है, जो भी कॉन्सेप्ट हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिराइव करने के लिए किया था या समझने के लिए किया था, सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज टू अंडरस्टैंड मैग्नेटिक फ्लक्स ऑल्सो। तो वहां तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, अभी हम यहां पे लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिया था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए भी हम मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को ही कंसिडर करेंगे। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले जनरल टर्म में मैं समझ लेता हूं, है ना। जनरल टर्म में अगर समझ लेंगे तो चीजें थोड़ी सिंपल हो जाएगी हमारे लिए। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आप कोई भी एक एरिया इमेजिन करो, यू इमेजिन एनी एरिया। चलो ठीक है, मैंने इमेजिन किया यहाँ पे कोई एरिया है, ठीक है। सो यू इमेजिन एनी एरिया एंड द क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल, दिस एरिया शुड बी इन मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अंदर से क्या होगा ना, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को आप अलाउ करो पास होने के लिए। सो विल अलाउ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स टू पास थ्रू दिस एरिया, ठीक है। इसमें से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हो गया। अब अगर मान लो, अगर इसको मैं समझना चाहता हूं तो ये कैसे होगा कि ये जो सरफेस है वो ऐसे है, ये इस तरीके से, ये प्लेन ऐसे है और इसमें मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे इंसिडेंट हो रही है, करेक्ट, और इसके अंदर से पास होगी। अब हो सकता है जैसे कि ये सरफेस ऐसा है तो ठीक है, बट अगर मान लो ये सरफेस इंक्लाइन होता तो क्या होता। तो अब अगर मान लो कि ये सरफेस ऐसे इंक्लाइन है, ठीक है, अगर इंक्लाइन सरफेस है तो क्या क्राइटेरिया होगा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हमने डायरेक्शन में सेम ही इमेजिन कर लिया। एक हिसाब से देखा जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा, ठीक है, गोइंग ऑन राइट हैंड साइड। सो अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड मैग्नेटिक फ्लक्स ना। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस एरिया। मतलब जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स हमको मिलेगा। प्लस यू कैन सी ना, ये जो है ना पैटर्न, द अरेंजमेंट ऑफ दिस एरिया इज लिटिल डिफरेंट, इन दोनों केस में थोड़ा डिफरेंट है। तो क्या उसके वजह से भी फ्लक्स पे फर्क पड़ेगा, तो उसकी वजह से भी फ्लक्स पे फर्क पड़ेगा, बट क्यों पड़ेगा वो चीज हमें देखनी है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करता हूं तो हाउ आर वी गोइंग टू डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, यू विल से मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी गिवन एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी गिवन एरिया held in magnetic field, area which is held in magnetic field is total number of magnetic lines of force, is total number of magnetic lines of force passing normally, total number of magnetic lines of force passing normally through that surface, और ब्रैकेट में लिखना है तो अभी तो प्लेन एरिया, दैट सरफेस और प्लेन एरिया। अब इस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्स जो पास हो रहे हैं ना, वो जो एरिया है ना उसके सरफेस को क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये पॉइंट देख लो, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली, जो लाइन्स ऑफ फोर्स वो नॉर्मली पास होने चाहिए थ्रू दैट सरफेस एरिया, जो उसका सरफेस एरिया उसके थ्रू पास होना चाहिए एंड नॉर्मली पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे इमेजिन करो, तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर ये इसको ऐसे हमने रखा है, बराबर, तो अब ये इसका सरफेस है, इसका प्लेन क्या होगा, व्हाट इज द प्लेन ऑफ सरफेस ऑफ दिस एरिया। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट का प्लेन या किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस अगर आपको स्टडी करना है तो सिंपल सा है, उस ऑब्जेक्ट के कोई दो एंड ले लो, आप ये एंड ले लिया, मैंने ये एंड ले लिया, तो वन एंड से सेकेंड एंड पे आप हैंड को स्लाइड करो। तो हैंड को स्लाइड करोगे तो जो सरफेस है ना, वो सरफेस को हम बोलेंगे प्लेन, या उसको हम बोलेंगे सरफेस। जहां पे आप हैंड को स्लाइड कर रहे हो जिस सरफेस पे, वही हो गया सरफेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये स्केल लेना है, स्केल का अगर उन्होंने बोला है कि प्लेन निकालो, स्केल का प्लेन मतलब इस एंड से मैं इस एंड पे निकालू, मतलब इस सरफेस का प्लेन निकालना है, तो ये इसका प्लेन किधर होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे, तो ये जो सरफेस होगा ये प्लेन होगा। मान लो इसका प्लेन कहां होगा, ये वाले पार्ट का,
तो मैं इस एंड से इस एंड पर स्लाइड करूंगा, तो अगर ये जो सरफेस आएगा, मान लो अगर यहाँ पे कोई पेपर होता, उस पेपर को मैं हैंड को स्लाइड करता, तो वो पेपर ही होता प्लेन, मतलब इस पार्ट का प्लेन ये होगा, इस पार्ट का प्लेन ये होगा, ठीक है। इस बोर्ड पे अगर मैं इस एंड से इस एंड तक हैंड को स्लाइड करके लेके जा रहा हूं, तो ये जो सरफेस होगा, ये सरफेस होगा इस बोर्ड के लिए प्लेन, तो आपको सरफेस मिल गया। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर उस हिसाब से आप देखते हो तो ये हो गया आपका ये एरिया होगा, इस प्लेन का सरफेस ये हो गया और इस एरिया का सरफेस ये हो गया और इस एरिया का प्लेन ये हो गया। तो बोले इस प्लेन को क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीजें तो हो रही है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप ये ना नॉर्मल है, यहाँ पे ये ना परपेंडिकुलर होंगे, इस केस में परपेंडिकुलर है। बट एक छोटी सी बात और है कि ये बोले इसका एरिया वेक्टर कैसे निकालोगे। एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके बाद आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसका परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे तो इट विल गो इन दिस डायरेक्शन। तो एक चीज आप देख रहे हो ना कि नॉर्मली अगर आप देखो, एक रियलाइज करने वाली बात क्या है कि जो एरिया वेक्टर होता है ये क्या होता है, ये ऑलवेज नॉर्मल होता है टू द सरफेस। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, है ना। जो एरिया का सरफेस है उसको हमेशा नॉर्मल होगा। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नॉर्मल लेना है, नॉर्मल टू द सरफेस, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे हमेशा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को एरिया लेने की। तो जैसा अभी ये ऐसे होगा, तो इसका मैग्नेटिक का जो ये एरिया वेक्टर वो ऐसे है, उसका मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसी डायरेक्शन में है, तो उनके बीच का एंगल 0 हो गया। बट अगर मान लो कि मैंने इसको ऐसे टिल्ट कर दिया, इफ आई टिल्ट ना, अगर मैंने इस प्लेन को अगर मैं टिल्ट कर रहा हूं और इस एरिया को टिल्ट कर रहा हूं, यू कैन सी अगर इफ यू आर टिल्टिंग दिस वन, तो जो एरिया होगा ना उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। एरिया का डायरेक्शन क्यों चेंज होगा, क्योंकि आपने इसको इंक्लाइन कर दिया। बट जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा वो सेम ही रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो आपको बोल रहा है इसका जो एरिया वेक्टर का आपको लेना है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर इसका एरिया वेक्टर ले रहे हो, तो उसका एरिया वेक्टर का आपको लेना है, तो ये इस तरीके से होगा, उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा ये ए हो गया, ये किसका डायरेक्शन का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का। इनके बीच में एंगल कितना होगा, ये होगा थीटा। तो अब जो क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें, डेफिनेशन के हिसाब से, तो क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली। तो अब जो लाइंस ऑफ फोर्स है ना वही मिलकर तो मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो मतलब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो नॉर्मली पास होगा थ्रू दैट सरफेस एरिया और थ्रू दैट प्लेन। तो अभी इस प्लेन को ये क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल होना चाहिए। तो देखो अभी देखो, अगर मैं ये इसके इस एंड से स्लाइड करके अगर मैं यहां पे लेके आऊं, तो ये है लाइन प्लेन का, ठीक है, ये प्लेन का सरफेस हो गया, बराबर। अब प्लेन के साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड ये एंगल बनाएगा, ये एंगल को आपको लेना है थीटा डैश। तो देखो ये एंगल जो थीटा डैश है ये 90 तो हो नहीं सकता। तो अब ये क्या कह रहे हैं, आपको कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लेना है कि ये 90 डिग्री बनाए। वन मोर थिंग वी हैव अंडरस्टूड कि जो सरफेस का 90 डिग्री होगा किसके साथ में, सरफेस का 90 डिग्री है विद एरिया वेक्टर के साथ में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। बी को जब आप रिजॉल्व करोगे तो इस जगह पे लिखा होगा, तो क्या होगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा, करेक्ट। इट विल बी बी कॉस थीटा। जो उसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो बी साइन थीटा होगा, उसको लेने की जरूरत नहीं है हमको। जब ये बी रिजॉल्व होकर बी कॉस थीटा बन गया, तो यू कैन सी जो बी कॉस थीटा है, ये बी कॉस थीटा मतलब द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, अब वो कंपोनेंट है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दिस एरिया, बराबर। ये इस एरिया के प्लेन को नॉर्मल है, बट एरिया वेक्टर को क्या है, जो ए है ना, ए इज एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर को क्या है, पैरेलल है, समझ आ रहा है। प्लेन को वो क्या है, नॉर्मल है या परपेंडिकुलर है, बट एरिया वेक्टर को क्या है, पैरेलल है, बी कॉस थीटा। तो अब अगर मुझे मान लो कि मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मैंने नोटेशन लिया ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का नोटेशन क्या होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का नोटेशन होगा फाई, ये फाई ले लो आप, या फाई बी भी आप ले सकते हो। आप जनरली फाई ले लो तो भी चलेगा, तो फाई तो हमने वहां पे लिया हुआ है। तो फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड कितना इंसिडेंट हो रहा है इसके ऊपर, ये नॉर्मली बी कॉस थीटा, और एरिया कितना है, ये ए है। अब इनको कलेक्टिवली ले लो, तो ये जो क्वांटिटीज उनको साथ में ले लिया, तो बी ए कॉस थीटा। तो ये फाई इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या होगा कॉस थीटा। इसके लिए उसको हटाएंगे तो किसमें बदल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो अब इसके हिसाब से देखा जाए तो ये क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट और यू कैन से स्केलर प्रोडक्ट। ये स्केलर हो गया, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करेगा। इज दैट क्लियर। और इस हिसाब से देखो तो ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, पर जो फ्लक्स है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इज दैट क्लियर, है ना। तो स्केलर क्वांटिटी हम डॉट प्रोडक्ट से इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया आपका किसके लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। यहां पे क्या क्राइटेरिया है कि हमें ना मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है ना, इन कंडीशंस के लिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो हमने शब्द था, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी आपने याद है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, तो ई ए कॉस थीटा होता था वो। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। इसको हमने एक्सटेंड किया तो हमको क्या मिला, ये बी ए कॉस थीटा मिला, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, करेक्ट। अब अगर ना कॉइल ऐसे है, मतलब ना ये समझो ये इस तरह से,
बराबर। अब फ्लक्स अगर इसके अंदर से पास होगा, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर से पास हो रहा होगा, तो इसका एरिया वेक्टर या तो डाउन हो गया तो अप होगा। तो अभी मैंने मान लो एरिया वेक्टर इसका डाउन ले लिया, ठीक है, एरिया वेक्टर इज डाउनवर्ड, तो व्हाट इज द एंगल ओवर हियर, एंगल थीटा इज व्हाट, 0। तो अब अगर मैं वो हिसाब से जाता हूं तो फाई का फॉर्मूला क्या होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0, अगर मैंने पुट किया डायरेक्टली तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, मतलब नो फ्लक्स इज गोइंग टू पास थ्रू दिस एरिया। अब अगर इस केस में लेते हो, यहां पे आप ऐसा इमेजिन करो कि जो एरिया वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इस केस में थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 हो गया। तो अभी जो फाई का वैल्यू क्या हो गया, बी ए क्या हो गया, कॉस 0 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या होगा, बी ए हो गया। अब आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ये मैक्सिमम फ्लक्स है, ये क्या है, ये मैक्सिमम फ्लक्स है, अब इससे ज्यादा फ्लक्स नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि मान लो एरिया वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया 180, क्लियर। तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई इज बी वेक्टर बी ए कॉस 180, तो कॉस 180 की वैल्यू माइनस हो गई, ये होगा माइनस बी ए, क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फ्लक्स और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फ्लक्स, ये हो गया पॉजिटिव फ्लक्स, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव फ्लक्स। इज दैट क्लियर? अब क्या होता है कि ये जो फ्लक्स है ना, इस फ्लक्स को आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। अब इस फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हो, तो मान लो फ्लक्स को चेंज करने के कुछ क्राइटेरियाज है, ठीक है। इफ आई वांट टू से डी फाई, है ना, सो डी फाई मतलब क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स, है ना, चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, यानी आप लिख लिखो टू चेंज इन फ्लक्स। तो अगर मुझे फ्लक्स चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा है, तो ये क्या बताते हैं, आप बी को चेंज करो, है ना, या चेंज बी, दूसरा क्या हो गया, चेंज ए, थर्ड क्या हो गया, चेंज थीटा, क्लियर। इनमें से कोई भी क्वांटिटी आप चेंज करोगे तो फ्लक्स क्या चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखो थीटा कैसे चेंज हो, तो ये ऐसे है, अब मैं इसको रोटेट करने लगूं तो मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स रहेगा, बराबर। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है इस मार्कर का, ये जो ब्लैक मार्कर है मैग्नेटिक फील्ड है, और ये दूसरा है, पहले तो क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, या चलो ठीक है ब्लू मार्कर को फिक्स कर लो, ये एरिया वेक्टर है, ब्लैक मार्कर ऐसे, हाँ। अब क्या होता है कि देखो, अब ध्यान से देखो जरा, अब अगर मैं इसको ना टर्न करने लगूं, यू कैन सी ना, पहले तो पैरेलल ही है, बराबर, इन बिगिनिंग पैरेलल, क्योंकि इसको मैग्नेटिक फील्ड, ब्लू मार्कर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। अब एरिया वेक्टर को टर्न कर लेते, एरिया वेक्टर विल चेंज, तो थीटा की वैल्यू चेंज होगी, करेक्ट, एंगल चेंज होगा तो व्हाट विल हैपन, फ्लक्स विल चेंज। या हो सकता है ये रोटेट हो रहा है, कुछ भी हो रहा होगा, मतलब इसके मोशन की वजह से या इसके रोटेशन की वजह से क्या होगा, फ्लक्स चेंज हो सकता है। दूसरा एरिया, मान लो फिर हो सकता है ना ये रेक्टेंगुलर, ये सर्कुलर शेप में उसको मैंने कंप्रेस कर दिया, या उसका जो स्ट्रक्चर मैंने डिफॉर्म कर दिया, तो क्या हो गया, तो उसका एरिया बदल जाएगा, तो एरिया चेंज हो जाएगा उस केस में। या जो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट हो रही है, हमने उसको क्या किया, चेंज कर दिया, तो भी फ्लक्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको फ्लक्स को चेंज करना है तो आप इनमें से तीनों में से किसी भी क्वांटिटी को चेंज करोगे तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अब क्या बोल रहे हैं कि ना, फ्लक्स चेंज करने से क्या फायदा होगा, तो अब हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम फ्लक्स को चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपको फ्लक्स को चेंज करना है तो यू चेंज ऑन अ क्लोज सर्किट, ठीक है। आप किसी क्लोज सर्किट पे अगर फ्लक्स को चेंज करते हो तो क्या होता है, तो इन्होंने क्या बताया कि ये पॉइंट तो क्या किसी से भी टाइम में आप उसको चेंज कर सकते हो, इनमें कोई भी क्वांटिटी चेंज होगी तो ये जस्ट मैंने ऐसे रेफरेंस के लिए लिख दिया। तो यहां पे क्या है ना, यहां पे एक बंदा है और इट्स अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट फैराडे। तो इन्होंने क्या बनाया, लॉ बनाए थे, फैराडेज लॉ, ठीक है। तो जो इनके लॉज के नाम है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ। तो एक है ना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, फिर उसके बाद मैथमेटिकली हम उसको क्या बताना चाहते हैं वो हम देख लेते हैं। तो फैराडेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में क्या किया फैराडे ने, तो अभी ये है एक्सपेरिमेंट नहीं है। अच्छा, एक ना 10 ऐसे की पॉइंट मैं दे दे रहा हूं, ये है ना, क्लियर। एन का मतलब होता है नॉर्थ, ए का मतलब हो गया अप्रोच, और ए का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये अगर ये अप्रोच के लिए है और वैसे एक होता है अवे के लिए, तो जब ये अवे होगा तो यहां पे क्या होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। अप्रोच जब करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, अवे जाएगा तो क्लॉकवाइज। अब ये मैं क्या कहना चाहता हूं आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। तो ये एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि क्लोज सर्किट इन्होंने रखा, मतलब ही केप्ट वन दिस कॉइल, ठीक है, और कॉइल को उन्होंने क्या किया ना, ही अटैच टू अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और फिर ही स्टार्टेड डूइंग सम एक्टिविटी,
ये पहला केस के लिए रहेगा। तो अगर आपको चाहिए ना तो आप इसमें निडल भी दिखा सकते हो गैल्वेनोमीटर में, अगर चाहिए तो आप बाहर लिख दो कैपिटल जी, ये गैल्वेनोमीटर है समझने के लिए, ठीक है। सो अब क्या होता है, ये बोल रहे हैं ना इस कॉइल के पास में, ठीक है, तो इस कॉइल के पास में इन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट को मूव किया इसके टुवर्ड्स, है ना। सो ही मूव्ड अ मैग्नेट टुवर्ड्स दिस कॉइल एंड ही मेड श्योर कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उसको लेके आ रहे हैं। तो एज फार वी अंडरस्टैंड क्या होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना। सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का स्टोरी तो आपको पता ही है, करेक्ट। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो ये क्या होगा, आप लाइन से बेंड हो रही है तो कोई इशू नहीं है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, नॉर्थ पोल है तो वहां से क्या होगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है इमर्जिंग आउट। तो अभी क्या कह रहे हैं कि जब ना ये मैग्नेट्स को इधर मूव किया टुवर्ड्स, तो क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर द कॉइल वाज चेंजिंग। तो ये क्या बोला कि जब ना फ्लक्स चेंज हो रहा था तो इन्होंने क्या देखा कि देयर वाज अ फ्लो ऑफ करंट, देयर वाज अ फ्लो ऑफ करंट इन दिस कॉइल, और कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पे ना इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज वगैरह पूछने की जरूरत, बताने की जरूरत है, ये क्या है आगे हमको उसकी जरूरत होगी। तो जब इन्हें नॉर्थ पोल अप्रोच करेगा तो करंट कैसे फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या होता है, फ्लो होता है। तो वो एंटी क्लॉकवाइज करंट के फ्लो की वजह से हमारा अजम्पशन अभी ना डायरेक्शन ऑफ करंट पे नहीं है, हमारा अजम्पशन किस पे, गैल्वेनोमीटर पे। तो हमने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर ना डिफ्लेक्ट होता है। तो कौन से साइड में डिफ्लेक्ट होता है, लेट्स से इट इज डिफ्लेक्टिंग ऑन राइट साइड, राइट ऑफ जीरो। राइट ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के सेंटर पे 0 होता है, फिर 10 होता है, 20 होता है, मोस्टली आपको यहाँ पे 30 नंबर मिलेगा, यहाँ पे भी 10, 20, 30, कुछ इस तरह से आपको पैटर्न मिलता है। तो ये ऐसा है, तो ये राइट में डिफ्लेक्ट होगा 0 के, करेक्ट। तो मैं इस पॉइंट को फिर से रिपीट कर देता हूं। सो व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट वाज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल, ठीक है, देयर वाज अ डिफ्लेक्शन इन द कॉइल, लेट्स सी ऑन द राइट हैंड साइड, व्हिच इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट, क्लियर। और व्हिच मींस, या उसको आप दूसरे तरीके से लिखना तो कैसे बोल सकते हो, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट वाज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल, द करंट वाज इंड्यूस्ड, एज अ रिजल्ट गैल्वेनोमीटर शोड डिफ्लेक्शन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, लेट्स से राइट, क्लियर। अब जो दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या हो गया, अब इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, जैसे आप ना मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहे थे नॉर्थ पोल को, अब वैसे ही आप ना बिल्कुल उसी इमोशंस के साथ में आप उसको अवे भी लेके चले जाओ, ठीक है। ये फिर लाइंस क्या हो गया, इट विल बी इमर्जिंग आउट ऑफ दिस वन। आपको चाहिए तो और बड़ा बड़ा बना लो आप उसके हिसाब से, जब मैं समझने के हिसाब से बना रहा हूं। तो अभी ये मैग्नेट इज टेकन अवे, तो व्हेन मैग्नेट वाज टेकन अवे इट वाज सीन कि अब ना गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इट वाज सीन दैट करंट इज इंड्यूस्ड एंड गैल्वेनोमीटर अगेन शोज डिफ्लेक्शन, बट इस टाइम पे इट वाज शोइंग डिफ्लेक्शन ऑन लेफ्ट ऑफ 0, ठीक है। तो ये क्या होगा, और जो इसमें करंट इस बार फ्लो हुआ वो कैसा था, करंट क्लॉकवाइज था, और इसमें डिफ्लेक्शन कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में, क्लियर। तो ये कंडीशन आपके समझ में बहुत आना चाहिए। तो यू कैन सी कि जब हमने मैग्नेट को मूव किया टुवर्ड्स एंड आगे किया तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्ट हुआ। गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर ना करंट क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। अरे वेटिंग माय पॉइंट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने क्या बोला, मान लो आपने सेम एक्टिविटी किया विद द साउथ पोल, आपने सेम एक्टिविटी किया विद द साउथ पोल, तो साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज टेकन टुवर्ड्स द कॉइल एंड इज टेकन अवे। जब आप साउथ पोल को लेके जाते हो टुवर्ड्स एंड अवे, तो इट वाज सीन कि साउथ पोल विल आल्सो शो द फ्लो ऑफ करंट, there's a deflection in the galvanometer, but the deflection of galvanometer and the direction of current will be, the direction of deflection of galvanometer and the direction of current will be exactly opposite to whatever we were getting for the north pole. अगर north pole अप्रोच करते टाइम में राइट में हो रहा था, तो साउथ पोल अप्रोच करते टाइम में किधर होगा, लेफ्ट में होगा। जब नॉर्थ पोल मूविंग अवे के लिए क्या था, लेफ्ट में था, तो साउथ पोल मूविंग अवे के लिए किधर डिफ्लेक्ट होगा, राइट में होगा। अब इन्होंने लास्ट पॉइंट जो बोला है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या बोल रहे हैं, इफ magnet is kept stationary inside as well as outside the coil, there was no deflection in galvanometer, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, therefore no induced current। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब ये क्या बताता है ना, इस बेसिस पे फेराडेस का जो फर्स्ट लॉ है ना वो आता है। तो फेराडेस फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर ना फ्लक्स है, देखो अभी ये टुवर्ड्स आ रहा तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ये आगे जा रहा फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब इस केस में क्या फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इन्होंने क्या बताया कि अगर फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड।
ईएमएफ इंड्यूस। अच्छा, ईएमएफ इंड्यूस का मतलब क्या हो गया, वो बिना कांटेक्ट के क्या है उसके अंदर ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया इंड्यूस ईएमएफ। तो अभी इंड्यूस ईएमएफ मतलब क्या, करंट इंड्यूस हुआ तभी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है बिकॉज ऑफ इट्स करंट विल इंड्यूस। हमने क्या देखा, हमने इंड्यूस करंट को देखा है, क्योंकि हमको पता नहीं है ना, ये हमारे लिए पहली बार नया है। वी सॉ समथिंग न्यू। कह रहे वाह, ये तो क्या बात हो गई। अगर हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब यू कीप मूविंग मैग्नेट एंड यू कीप गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है? अब जब तक मैग्नेट को मूव करते रहो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलता रहेगा। लेकिन क्या होता है, बीइंग मींस एज अ ह्यूमन बीइंग वी डोंट वांट टू वर्क सो हार्ड, तो हमने क्या किया, हम चीजों को मशीनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया हमने। लाइक ना, आपने देखा जनरेटर, जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलता है, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपको जितने भी है ना, आपने 10th में एक चैप्टर था सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वहां पे आप अगर लर्न करोगे ना, अलग अलग मैकेनिज्म से आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो। थर्मल पावर प्लांट, फिर उसके बाद ना आपने वेव एनर्जी यूज किया है, और इसके बाद आपने हाइड्रो पावर प्लांट आप कंसिडर करते हो, विंड मिल कंसिडर करते हो। तो सभी केसेस का मेन टास्क यही है कि हमको क्या करना, मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल के ऊपर चेंज कराना है। कैसे चेंज कराना है, टरबाइन को रोटेट करके। टरबाइन रोटेट होगा तो क्या होगा कि जो है सिस्टम रोटेट होगा और कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तब क्या होता है कि उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है, करंट को इंड्यूस करता है। तो फर्स्ट लॉ को हमें डिफाइन करना है, तो फर्स्ट लॉ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये पॉइंट ही है। और देखो आप देख सकते हो कि ना, जब तक मैग्नेट मूव हो रहा है तभी तक इसमें ईएमएफ है। जैसे मैग्नेट रुक जाएगा तो क्या होगा, कोई भी ईएमएफ आपको मिलेगा नहीं। तो अभी फैराडेज फर्स्ट लॉ है, आप स्टेटमेंट यहां पे देख लो, फैराडेज फर्स्ट लॉ का यहां पे आप देख सकते हो। देखो अभी हमने क्या देखा था कि जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा था तब तक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। बस उसी बात को हमें क्या करना है कि साइंटिफिक वे से लिखना है। तो आपको बताना है कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट, यहां पे कॉइल था वो क्लोज सर्किट था, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स, जो आप मैग्नेट को लेके आ रहे थे तो वो फ्लक्स हो गया ना, इसके साथ में लिंक हो गया। व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट चेंजेस, जब वो चेंज होगा टुवर्ड्स एन, अभी लेके जाओ तो चेंज हो रहा है ना। Whenever magnetic flux linked with the closed circuit changes and EMF is induced in it, उसके अंदर EMF induce होगा, which lasts only so long as change in flux is taking place. Lasts only so long as change in magnetic flux is taking place. मतलब जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक ही उसमें ईएमएफ इंड्यूस रहेगा, उसके बाद ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। यू मस्ट हैव सीन द लास्ट पॉइंट्स कि हमने क्या किया, मैग्नेट को स्टेशनरी रखा कहां पे, इनसाइड एंड आउटसाइड, नथिंग वाज हैपनिंग, देयर वाज नो डिफ्लेक्शन, नो इंड्यूस करंट। अब ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट हो गया। सेकंड लॉ में क्या बोल रहे हैं, सेकंड लॉ को भी हम थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। सेकंड लॉ में भी क्या होगा कि इन्होंने एक कॉइल लिया, अभी आप ये देख लो, इसमें क्या हो रहा है, फैराडे सेकंड लॉ के लिए हमने क्या किया है, ये पूरा सिस्टम जो कॉइल है उसको ना मोशन में रख दिया और मैग्नेट को क्या करता है, स्टेशनरी रख दिया। यहाँ पे V की वैल्यू आप ले लो 0, मींस इट इज स्टेशनरी, है ना। मैग्नेट का मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक फिक्स्ड प्लेस पे है, जो भी उसका मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स्ड है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि आपने कॉइल को क्या क्या मूव किया, कॉइल इज मूव टुवर्ड्स एन अवे। सो व्हाट वाज सीन कि यहां पे क्या हो गया ना, सो व्हेन कॉइल मूविंग फास्टर, deflection in galvanometer was larger, deflection in galvanometer was larger, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कॉइल मूविंग विद द स्लोअर स्पीड। सो अगर जब वो स्लोअर स्पीड से मूव कर रहा था तो व्हाट वाज सीन, सो इट वाज सीन डिफ्लेक्शन एंड गैल्वेनोमीटर वाज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि मतलब जो चेंज इन फ्लक्स है ना, अभी वो किससे लिंक हो गया, तो चेंज इन फ्लक्स अभी लिंक हो गया है टाइम के साथ में। तो फास्ट अगर मूव होगा तो देखो आप यहां पे देखो ना, ईएमएफ डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, ईएमएफ ज्यादा है। तो एक तो पॉइंट मुझे ये समझ में आया कि देखो अभी यहां पे क्या हमको समझ में आया कि जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ मिलेगा। पहला पॉइंट तो मैं ये समझ पा रहा हूं। दूसरा पॉइंट यहां पे ये क्या बता रहा है, नया ट्विस्ट ये लेके आया है कि टाइम जितना कम लगेगा ना उतना ज्यादा ईएमएफ होगा। मूविंग फास्टर मतलब ना जो चेंज इन फ्लक्स के लिए टाइम वो कम है। तो बोले इनको जब कलेक्टिवली लेते हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे मॉड ले रहा हूं क्योंकि मैग्नेट टर्म में डिस्कस रहा हूं। तो ये प्रोपोर्शनल क्या होगा, d∅dt। तो इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो फैराडे सेकंड लॉ यही बोलता है कि अगर ना चेंज इन फ्लक्स इज वेरी फास्ट, ईएमएफ इंड्यूस विल बी वेरी हाई। द चेंज इन फ्लक्स इज वेरी फास्ट, मतलब ना
इट्स हैपनिंग इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो बहुत हाई होगा। बट इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज वेरी लो या वेरी स्लो, तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस विल बी वेरी लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ना बहुत हाई होना चाहिए, तो क्या होगा, आपको ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो हाई मिलेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर लो होगा तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, आपको लो मिलेगा। तो अब इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो क्या लिखेंगे, अब अगर इस पॉइंट को हम मैथमेटिकली लिखें तो व्हाट आर वी गोइंग टू राइट डाउन, तो वी विल राइट कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ और मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड ओवर द कॉइल। ठीक है, सो इस स्टेटमेंट को अभी देखो, सेकंड आपको सेकंड लॉ का स्टेटमेंट दिखेगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है वो जितना फास्ट चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ मिलेगा, जितना स्लो चेंज होगा उतना कम ईएमएफ मिलेगा। बेसिकली ये उनका फंडा है। तो आपको अगर कभी एक्सपेरिमेंटली पूछ रहा है क्या करना है, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर आपको बताना कॉइल इज मूविंग फास्टर तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर इज लार्जर, और ना कॉइल इज मूविंग स्लोअर तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर विल बी स्मॉलर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन स्मॉल है तो मतलब क्या, रेट ऑफ जो चेंज ऑफ फ्लक्स है वो क्या है, कम है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम है, इसके लिए क्या होगा, डिफ्लेक्शन कम होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा है, इसके लिए डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो देन वी आर गेटिंग द सेकंड लॉ ऑफ दिस फैराडेज सेकंड लॉ। अब हमारे पास आता है कि ना, अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, इसके हिसाब से ना ये क्या देगा आपको, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ भी देगा, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या होगा, आप डिफरेंशिएट वगैरह करके भी आप क्या करोगे, इस वैल्यू को निकाल सकते हो। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं, मान लो कि ना फ्लक्स का वैल्यू आपके पास है, क्या दिया है, टी स्क्वायर दिया है प्लस 5t दिया है। ठीक है, फिर क्या है, प्लस 5 है। ठीक है, और ना फ्लक्स का जो यूनिट होता है ना, एक तो यूनिट होता है वेबर होता है, क्लियर, और जो दूसरा हमने निकाला था फ्लक्स का क्या था, टेस्ला, टेस्ला बोल रहा हूं, B इंटू ए निकाला था ना हमने, B इंटू ए। तो मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है, ये क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है ना, एरिया का। तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या नहीं तो क्या होगा, वेबर हो जाएगा। उसके अलावा भी यूनिट्स है, बट उसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है, तो ये वेबर में दिया इन्होंने। ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड ईएमएफ एंड करंट कभी निकालना है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, ठीक है, एंड R इज इक्वल टू 5 ओम, ऐसे दिया क्वेश्चन में। तो अब देखो, इससे ना हम क्या करेंगे, हम इससे ईएमएफ निकालने की कोशिश करेंगे। तो ईएमएफ का क्या हो गया आपके पास फॉर्मूला, ईएमएफ हो गया ना मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। मैं मैग्नीट्यूड के टर्म में ले रहा हूं, ये क्या होता है, d∅dt होता है। क्लियर, हमने क्या ले लिया यहाँ पे d/dt ले लिया। तो फाइ का वैल्यू कितना होगा, फाइ का वैल्यू का टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 5। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है आप किसी भी टाइम निकाल सकते हो, ठीक है, किसी भी मोमेंट पे। तो ये टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, और ये t हो जाएगा, पावर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 से डिक्रीज होगा। तो 2 - 1 कितना होगा, 1 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है 5 है, ये t अकेला है तो t का डिफरेंशिएशन लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 0 हो गया। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 2t प्लस 5 हो गया। ये किसका वैल्यू हो गया, ये मोड ऑफ ईएमएफ का हो गया। ठीक है, बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, इसको ले लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या बोल रहे हैं कि ना आपको कहां निकालना है, ईएमएफ 2 सेकंड्स में निकालना है। तो आप 2 सेकंड्स निकाल सकते हो, 3 सेकंड निकाल सकते हो, 4 सेकंड निकाल सकते हो, 5 सेकंड निकाल सकते हो। इसके लिए हमको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस आप किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो। तो अब क्या होगा, देयरफॉर ईएमएफ क्या होगा, एट 2 सेकंड ना, अगर लिखना है तो आप लिख लो, या यहाँ साइड में लिख लो, एट 2 सेकंड्स एट t इज इक्वल टू 2। ईएमएफ का वैल्यू होगा 2 इंटू 2 प्लस क्या होगा 5 हो गया, तो 2 2 4 प्लस 5 कितना हो गया, ये 9 वोल्ट हो गया। करेक्ट। देन दे आर सेइंग करंट, है ना, करंट मतलब 2 सेकंड्स पे तो आपको ईएमएफ मिलेगा, तो करंट भी मिल जाएगा ना। तो आई इज इक्वल टू होगा E अपॉन R। तो ईएमएफ कितना था, ये 9 था, रेजिस्टेंस था 5, तो कैंसिल कितना होगा, 5 1 5 5 1 5 4 1 5 8 जा, तो 1.8 एम्पियर आपको करंट मिल रहा है इस केस में। अगर इस इक्वेशन के हिसाब से जाएंगे तो ये इसका मतलब होगा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का मतलब होगा ये। ठीक है, अब ना एक और पॉइंट है, लेंज लॉ, है ना। ये तो रिवोल्यूशनरी आप बोलोगे स्टेटमेंट है वो, या लॉ है, जिसकी वजह से पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पे चेंज हो जाता है। सो आई कम टू द लेंज लॉ, बट लेंज लॉ पे आने से पहले ना, पहले हम जो एक्सपेरिमेंट है वो देख लेते हैं। सो लेंज लॉ, तो लेंज लॉ के लिए जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है वो देखते हैं। तो अब ना उसके लिए ये पॉइंट आपको याद रखना, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है ना, वो पॉइंट आप याद रख लेना। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि आप एक ना कोई कॉइल ले लो, करेक्ट, यू हैव टेकन अ कॉइल, क्लियर।
अब उसके बाद हमने एक मैग्नेट ले लिया, सो मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स एन, अभी वाला ही कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो अगर आपको फ्लक्स बताना है तो आप दिखाना तो दिखा सकते हो, अदरवाइज देयर इज नो नीड, बस अब आप ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, एंड दिस मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, क्लियर। और जो दूसरा ऑप्शन हमको दिख रहा है वो क्या है, हमने ये यहाँ पे वापस से कॉइल ले लिया और आप क्या कर सकते हो, मैग्नेट को मूव कर सकते हो, क्या मैग्नेट को मूव कर सकते हो, कहां पे भी मूव करोगे, यू कैन मूव द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, साउथ हो गया। अब पॉइंट्स क्या है ना, उन चीजों को जरा ध्यान देना। तो अब ये क्या हुआ, इट इज मूव्ड अवे, तो अब होता ये है कि ना नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, बराबर। तो जब ये कॉइल की तरफ मूव होता है ना, फ्लक्स चेंज होता है इसके ऊपर, फ्लक्स ओवर द कॉइल चेंजेस, और फ्लक्स ओवर द कॉइल इंक्रीजेस, फ्लक्स ओवर द कॉइल इंक्रीजेस। अब जब फ्लक्स इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, हेंस इंड्यूसेस करंट। तो अब जो इंड्यूस करंट होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, तो अप्रोच की वजह से ना, नॉर्थ पोल के अप्रोच की वजह से, तो करंट कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो करंट विल इंड्यूस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर देता हूं, व्हेन अ बार मैग्नेट और व्हेन अ स्ट्रांग बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, मैग्नेट फ्लक्स ओवर द कॉइल इंक्रीजेस, ठीक है, एंड EMF is induced. The induced EMF will flow current in anti-clockwise direction. तो अब ये क्या बोलते हैं ना कि अगर किसी कॉइल, दस ये कोई कॉइल है, बराबर ऐसा, तो बोल रहे हैं कि मान लो ना किसी कॉइल में अगर करंट ना एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है या किसी कॉइल में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो बोल रहे हैं पहले ना आप उसी फॉर्मेट में क्या करो, चीजों को ना ऐसे बना के एरोज बना लो, ऐसा बनाओ और एरो बना लो, ठीक है, उस फॉर्मेट में। फिर जैसे यहां पे भी है तो यहां पे भी आप ऐसे ही कर लो, ठीक है, आप इस हिसाब से करें। फिर क्या बोल रहे हैं, जहां पे एरोज लेना उन एंड्स को आप क्या करो, ज्वाइन कर दो, क्लियर। सो अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये देखो ये क्या है, ये एस लेटर को रिजेंबल करेगा और ये इसको एन को, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा और यहाँ पे साउथ बन जाएगा, ये समझने के हिसाब से, ठीक है। सो अगर आप देखो, अगर थोड़ा और एक्सटेंड कर दो, उसको और एक्सटेंड करके भी वो एस नहीं बनेगा, इफ यू सी ना, उसको उल्टा करना पड़ेगा, या तो नॉर्थ या तो साउथ बनेगा। ये बोले कि जब इसके अंदर करंट ऐसा फ्लो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो रहा है, करते हो तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। तो साइड ऑफ द कॉइल और द फेस ऑफ द कॉइल विच इज टुवर्ड्स द मैग्नेट साइड विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ नॉर्थ पोल, क्लियर। जैसे एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो होने लगेगा तो फेस ऑफ द कॉइल विच इज टुवर्ड्स द मैग्नेट साइड विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ नॉर्थ पोल। तो जब ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लगेगा तो क्या करेगा, इट विल फोर्स दिस मैग्नेट टू मूव अवे, है ना, सेम पोलैरिटी होगा तो इट विल बी रिपेल ना, तो देन इट इज गोइंग टू मूव द मैग्नेट अवे फ्रॉम इट बिकॉज द मैग्नेट वाज अप्रोचिंग इट। तो जब इससे मूव अवे होगा तो क्या होगा, फ्लक्स ओवर द कॉइल विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो एक चीज तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यही लेंज लॉ है, तो लेंज लॉ से मुझे क्या समझ में, लेंज लॉ में अगर ना फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा तो जो ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा वो इस तरीके से करंट को इंड्यूस करेगा कि वो इंक्रीजिंग फ्लक्स को क्या करेगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, अंडरस्टूड। इट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स, तो दूसरे में देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या होगा, क्या आप मान लो नॉर्थ पोल को अवे लेके जा रहे हो, व्हेन यू आर टेकिंग द नॉर्थ पोल अवे, मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर द कॉइल इज डिक्रीजिंग। तो जैसे अभी ना अप्रोच में एंटी क्लॉकवाइज आता है, वही अवे में क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जैसे करंट क्लॉकवाइज फ्लो होने लगा तो क्या होगा, द साइड ऑफ द दिस साइड ऑफ द कॉइल फेसिंग टुवर्ड्स द मैग्नेट will start behaving as a south pole and will start attracting the north pole of magnet and magnet will start coming towards it. तो क्या होता था कि पहले ना मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द बार मैग्नेट वाज डिक्रीजिंग ओवर द कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, तो इंड्यूस करंट और ईएमएफ विल स्टार्ट अपोजिंग द डिक्रीज इन फ्लक्स, उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करके फ्लक्स को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अब ये क्या बोल रहे हैं ना, इनके बेसिस पे अगर आप कंसिडर करो तो जो ईएमएफ इंड्यूस है ना, ईएमएफ इंड्यूस बोले ना कि देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ठीक है, बोले अब जो इंड्यूस ईएमएफ है ना वो क्या करेगा, जो चेंज इन फ्लक्स को उसको अपोज करने लगेगा। मतलब अगर फ्लक्स के इंक्रीज होने से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो जो इंड्यूस करंट है कुछ ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जिसकी वजह से फ्लक्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है डिक्रीज होने की वजह से, तो ये जो कॉइल है कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जिसकी वजह से फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, जो लेंज लॉ का स्टेटमेंट है वो क्या है, लेंज लॉ का स्टेटमेंट आप देख लो। लेंज लॉ क्या होता है, लेंज लॉ स्टेट्स दैट द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन सच अ वे, लेंज लॉ स्टेट्स दैट करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन सच अ वे दैट इट अपोजेस
द कॉज ऑफ रिडक्शन, इट अपोजेस द कॉज ऑफ रिडक्शन और इट अपोजिट ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। सो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो आपको बस इतना समझना है कि अगर हमने लॉज लिया है ना, एक तो मैंने इंडक्शन लॉज अगर हम डिस्कस करें तो 3 लॉज वी नीड टू फोकस, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ एंड लेंज लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ सिर्फ ये कहता है कि देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स तो देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इट विल लास्ट ओनली सो लॉन्ग एज change in flux will take place, till that time only you will have this induced EMF. सेकेंड क्या बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होता है इफ यू आर टेकिंग द मैग्नीट्यूड। तो फास्टर द चेंज इन फ्लक्स मोर द ईएमएफ यू विल हैव, स्लोअर द चेंज इन फ्लक्स लेस द ईएमएफ यू विल हैव। लेंज लॉ क्या बताता है कि लेंज लॉ इज सेइंग कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा या जो करंट इंड्यूस होगा दैट विल अपोज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या करना, फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से लेंज लॉ मिला, अगर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो लेंज लॉ क्या कहता है कि वो फ्लक्स को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मान लो जो इंड्यूस करंट है वो फ्लक्स डिक्रीज होने की वजह से मिलेगा, तो लेंज लॉ क्या कहता है कि वो जो सर्किट है या वो जो इंड्यूस करंट है दैट विल इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज अगर हो रहा है तो उसको डिक्रीज करेगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करेगा। आई होप व्हाट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, कभी कभी एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट क्लास से हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और चीजों को थोड़े और कॉन्सेप्चुअल वे से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।